Very good morning, student. As you all know, due to minimum restriction of YouTube, 1,000 subscriber and 4,000 watching hours, we are not able to do a live session on YouTube. So here I am recording the video by a screenshot and sending sending you all through YouTube channel and personally in your WhatsApp group. Kindly let me know if you have any query through your WhatsApp group. Otherwise, personally call me or personally message me. Okay. As you all know, we have already discussed the principle on which resistive transducer works, which is weight stone bridge and potentiometer. So now we will discuss नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिव पोजीशन ट्रांसड्यूसर। अब देखिए रेजिस्टिव पोजीशन ट्रांसड्यूसर जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो इसमें पहला टाइप जो है ये है रेजिस्टिव पोजीशन ट्रांसड्यूसर। अब जैसे कि आप नाम भी देख रहे होंगे रेजिस्टिव है, तो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम करेंगे क्या पता करने के लिए, पोजीशन पता करने के लिए, है ना, कि पोजीशन कैसे पता करते। तो यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा जो पोटेंशियोमीटर में या क्या नाम है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, वहाँ पे आपने देखा होगा एक स्लाइडर, ये स्लाइडर होता है जो जिसका हमको क्या नाम है जिस क्वांटिटी को या जिस एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी वो वर्क फोर्स है, वहाँ पे हम क्या करेंगे उसको स्लाइडर कैम से और स्लाइडर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो ए बी है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो स्लाइडर है ये डब्लू रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है ना। तो स्लाइडर जो रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है उसके बेस पे जो वी नॉट आउटपुट है वो चेंज होगा। तो जैसे जैसे हमारा जो वर्क पीस है जिसकी एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे उसकी पोजीशन जैसे जैसे इस डब्लू की पोजीशन चेंज होगी, हमारा रेजिस्टेंस जो है एसोसिएटेड रेजिस्टेंस वो भी चेंज होगा। तो वी नॉट जो है आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा स्लाइडर की पोजीशन क्या है और R1 और R2 की वैल्यू क्या है। जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे होंगे V नॉट इक्वल टू वी R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जैसे जैसे हमारा R2 और R1 की वैल्यू चेंज होगी हमारा V नॉट भी चेंज होता रहेगा, और जितना V नॉट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये मेजर कर लेंगे कि हमारा जो मेन क्या नाम है क्वांटिटी थी या मेन एनर्जी थी या फोर्स था या डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखेंगे रेजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या था, पोजीशन था, यहाँ पे प्रेशर है, यानी कि हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और मेजर करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे सेम वहाँ पे जैसे पोजीशन चेंज था यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। और प्रेशर चेंज जो होगा, अब देखिए यहाँ पे ये विलो लगा हुआ है, बिलो ऊपर से प्रेशर अप्लाई होगा बिलो पे। ठीक है, तो बिलो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो विलो का कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नीचे स्प्रिंग जो है प्रेस होगी, स्प्रिंग प्रेस होगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने क्या नाम है रीडिंग के लिए लगा रखा है, जो ए आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे बिलो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज होगा, और उस रेजिस्टेंस को हम बी के थ्रू मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमारा आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये मेजर कर लेंगे कि हमारा अप्लाइड प्रेशर क्वांटिटी कितनी रही होगी। ठीक है, ये देखिए इसका ये सर्किट है, यहाँ पे हम वेरी क्या कर रहे हैं, ए के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे विलो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होगा तो ए की पोजीशन चेंज होगी, ए की पोजीशन चेंज होगी तो इससे एसोसिएटेड रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। यानी कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारा R4 है, जिसको हम ये आप जो देख रहे हैं जो हमारा मेजरिंग क्वांटिटी है या जिसको हमको मेजर करना है, उससे हम ये आपका वेट स्टोन ब्रिज का जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट करके रखते हैं, और जो R4 है उसमें वेरिएशन करके जो भी वेरिएशन होता है उससे हम ये मेजर कर लेते हैं कि हमारा प्रेशर में कितना चेंज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। आपको पता है कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, ये आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक ऊपर की प्लेट होती है, ये यहाँ पे देखिए एक ऊपर की टॉप प्लेट होती है जो कि मूवेबल होती है, मूवेबल भी हो सकती है, नीचे की एक होती है फिक्स प्लेट होती है, और ये डायामीटर डिस्टेंस इसके बीच में दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस होता है ये डी होता है।
अब इस बीच वाले डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या करता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में गैप बना के रखता है, और जैसे जैसे उस फ्लूइड में चेंज होता है ना, एसोसिएटेड जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है जैसे जैसे चेंज होता है उस हिसाब से इसका कैपेसिटेंस जो है चेंज होता है। जैसे कि आप फार्मूले में देख रहे होंगे, ई क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए क्या है एरिया, वो भी कौन सी एरिया है, ओवरलैप एरिया, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना आच्छादित हो रही है उसी को बोलते हैं ओवरलैप एरिया, ठीक है। डी क्या होता है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी हमारी चेंज होती है तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, आसानी से इस कैपेसिटेंस के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे, प्रेशर, फोर्स या जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जितना इसका कैपेसिटेंस होगा उसके बेस पे हम कैलिब्रेटेड स्केल पे इसके आउटपुट को हम रिवर्स अगर करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना फोर्स या प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में अप्लाई किया गया होगा, तो इतना कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम कैसे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहला देखिए, जैसे कि ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम आउटपुट कैपेसिटेंस देख रहे हैं, तो जैसे जैसे ये अंदर वाली ट्यूब बाहर की तरफ निकलेगी फोर्स लगा के, ठीक है, ये मूवेबल ट्यूब है, ये बाहर निकलेगी, वैसे वैसे जो एरिया ऑफ ओवरलैप है या ओवरलैप एरिया है वो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ये मूवमेंट बाहर की तरफ करेगा ओवरलैप एरिया चेंज होगा, ओवरलैप एरिया चेंज होगा तो हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगा। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एरिया नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये नीचे वाली प्लेट है, तो इन दोनों के प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो हमारा जो है कैपेसिटेंस, यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे होंगे, डी पे डी भी डिपेंड करता है, तो वो चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप देखेंगे तीसरा केस जहाँ पे हमारी दो प्लेटें हैं, अगर हम अपर वाली प्लेट को मूव कराएंगे तो उसके मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मूव कराएंगे तो हमारा जो एसोसिएटेड या अफिलेटेड एरिया है वो भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ओवरलैप एरिया चेंज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो ऑब्वियस ही बात है, एरिया आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा उसी हिसाब से एरिया भी चेंज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एरिया ज़्यादा रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से हम फोर्स भी, अच्छा फोर्स पे भी डिपेंड करता है। फोर्स अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा प्लेट ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, और अगर प्लेट ज़्यादा डिस्प्लेस होगा तो एरिया, हमारा जो ओवरलैप एरिया वो कम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बेस पे हम मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज करके। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, नीचे कोई लिक्विड भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ये देखिए दो प्लेट हैं, पहली प्लेट आप देख रहे होंगे, दो सिलेंडर हैं, ठीक है, और ऊपर इनके कनेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर क्या है, ऊपर इसका वेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नीचे तो लिक्विड हो गया, ऊपर क्या हो गया, वेपर हो गया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी चेंज हो रहा है, ऊपर वेपर है नीचे लिक्विड है। अब देखिए जैसे जैसे ये लिक्विड की पोजीशन चेंज होती जाएगी, ऊपर या नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में भी तो चेंज होता जाएगा। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में अगर चेंज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज होगा, परावैद्युतांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे H1 की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी उस हिसाब से हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा, तो हमारा आउटपुट भी तो चेंज होगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। देखिए आउटपुट कैपेसिटेंस इस जो आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट, इसके लिए आपने पढ़ा भी होगा, इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 2πε0 H1 K1 log R2/R1, ठीक है। R2 क्या है, R2 क्या है, ये आपकी जो दूसरा सिलेंडर है उसके एक्सिस की डिस्टेंस है पहले सिलेंडर से, ठीक है, कि इनके बीच में गैप कितना है। और R1 क्या है, पहले सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है। तो R2 R1 ये हो गया। K1 क्या है, K यहाँ पे क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड है, जो भी ये नीचे लिक्विड भरा गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, और ऊपर वाले का यानी कि जो आपका वेपर होगा उसका K2 है, ठीक है। तो इस हिसाब से C1 का ये हो गया। और अगर कैपेसिटेंस C2 देखते हैं तो यहाँ पे H2K2 log R2/R1 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा,
C1 प्लस C2 जो कि ये आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे हमारा ये लेवल चेंज होगा, ये हमारा जैसे जैसे हमारा H1 H2 में चेंज आएगा या H1 में चेंज आएगा, तो हमारा ये आउटपुट कैपेसिटेंस चेंज होगा। इतना समझ में आ गया। तो अगर हमारा आउटपुट कैपेसिटेंस चेंज होगा, दैट मीन्स कि हमारा वाटर लेवल भी चेंज हो रहा है, तो इससे हम वाटर लेवल को आसानी से मेजर कर पाएंगे। फिर आता है डायलेक्ट्रिक गेज। डायलेक्ट्रिक गेज से हम क्या करते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये क्या होता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चेंज एज द डायलेक्ट्रिक मीडियम चेंज, ठीक है। हाँ, तो वही बात है कि जैसे जैसे हमारा डायलेक्ट्रिक मीडियम चेंज होता है, जो अभी हमने ऊपर देखा है वेपर और लिक्विड का, वैसे वैसे हमारा क्या नाम है, कैपेसिटेंस भी चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो हमारा एयर है, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए कि जो लिक्विड है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसके लिए कैपेसिटेंस हमारा C डैश आ रहा है और एयर के लिए हमारा कैपेसिटेंस C है। तो एक रिलेशन होता है, जो C डैश होगा वो K इंटू C होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू कैपेसिटेंस ऑफ एयर, है ना, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम K देखेंगे तो C डैश बाई C, यानी कि C डैश यानी कैपेसिटेंस while dielectric medium is liquid and capacitance upon capacitance while dielectric medium is air, ठीक है। तो यहाँ से हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए थिकनेस हमको अगर मेजर करना हुआ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि ये देखिए डायामीटर, जो डी डायामीटर का मान लीजिए कोई भी हमारा जॉब है, तो वो क्या करेंगे, अपर प्लेट और लोअर प्लेट जो है उसके बीच से पास हो रहा है, ये जो हमारा कैपेसिटर है उसके अपर प्लेट और लोअर प्लेट के बीच से पास हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा डायमीटर चेंज भी होगा, घटेगा या बढ़ेगा जो भी है, तो उससे क्या होगा कि इसके बीच में जो अफिलेटेड हमारा कैपेसिटेंस है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रिलेशन होता है डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा डायमीटर चेंज होगा उस हिसाब से हमारा जो है कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। और यहाँ पे हम कैलिब्रेटेड स्केल पे सीधे इसको हम मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में नहीं। देखिए क्या होता है, जो आप जब किसी इक्विपमेंट को देखेंगे जहाँ पे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर या रेजिस्टिव यूज होगा, तो आपको फाइनली आउटपुट देता है। वो कभी ये नहीं बताता कि उसकी वजह से, इस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से इतना क्या नाम है आपका रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है, वो ये नहीं बताएगा। वो सीधे वो बताएगा कि वो इतनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट मीटर होता है वो हमको बताएगा मीटर में कि कितना चेंज डायमीटर में आ रहा है। तो हम इससे ये भी मेजर कर पाएंगे कि कितनी थिकनेस है, ठीक है। बहुत सीधा सा फंडा है कि जैसे जैसे हमारा कैपेसिटेंस चेंज होता है या अगर रेजिस्टिव है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उस हिसाब से हमारा जो क्वांटिटी है जितनी अप्लाई कर रहे हैं या जो मेजरिंग क्वांटिटी है उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में हम चेंज होगी, उसको कैलिब्रेटेड स्केल पे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम अब देखेंगे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में प्रेशर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल है, बस यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये क्रोड है, आप देख रहे होंगे M जो है वो क्रोड है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड जो है C, ये जो C है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इस क्रोड को मूव कराते हैं। मूव कैसे कराएंगे, जब आप प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे बिलो जो है वो एक्सपेंड और कंप्रेस होगा। तो अगर एक्सपेंड होता है तो क्रोड नीचे जाएगा, अगर कंप्रेस होता है तो अंदर आएगा, है ना, ऊपर जाएगा। तो जिस हिसाब से ये क्रोड मूव करेगा उससे उसी हिसाब से इस मैग्नेटिक फील्ड है इससे अफिलेटेड वो भी चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इंडक्टेंस हमारा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर इंडक्टेंस उसके अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो हमारा आउटपुट सिग्नल है उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो जो भी आउटपुट सिग्नल हमारा वेरी करेगा उस हिसाब से हम ये मेजर कर पाएंगे कि हमारी अप्लाइड क्वांटिटी प्रेशर की कितनी है, ठीक है। तो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो एंड आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।